प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको राहु और केतु से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज की जो जानकारी रहेगी इससे आपको राहु और केतु के प्रभाव को जानने में समझने में आसानी रहेगी। आखिर आपकी कुंडली में राहु और केतु कैसा प्रभाव देने वाले हैं ये आप समझ जाएंगे। और ये आसान सी चार अलग अलग स्टेप में आपको बताने वाला हूं, उसे मिलाइए और फिर देखिए आपको कैसा प्रभाव मिल रहा है। यहां तक कि राहु की दशा और साथ ही साथ अंतर दशा में क्या प्रभाव मिलेगा, क्या घटित होगा, ये भी आप स्वयं से पता कर पाएंगे। तो इसीलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और अगर इस वीडियो से जुड़े कोई भी प्रश्न रहे तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको शीघ्र ही उसका उत्तर भी देने का प्रयास करूंगा। अब आइए बिना विलंब के मैं आपको राहु केतु के प्रभाव से जुड़ी जानकारी देता हूं। राहु केतु के प्रभाव को समझना इसलिए कई बार थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह होते हैं। इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और इनका जो प्रभाव है वो हर एक व्यक्ति की कुंडली के आधार पर और अलग अलग भाव के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। दूसरी प्रमुख बात यह है कि ये जो दोनों ग्रह है ये बहुत जल्दी प्रभाव दे देते हैं। आकस्मिक प्रभाव देने वाले राहु और केतु ही होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती है इन दोनों ग्रहों के कारण कि व्यक्ति के जीवन में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो कुछ समय पूर्व ही निम्न स्थिति में थे, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन एकाएक देखते देखते ही 1 से 2 वर्ष के अंतराल में उनका नाम इतना ऊपर हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि जिसकी कल्पना उन्होंने स्वयं ने भी न की हो। तो ये जो प्रभाव होता है ये राहु केतु का प्रभाव होता है। कभी कभी कुछ दशा आदि के अंतराल पर इस तरह के ग्रहों का एक्टिवेशन हो जाना ये स्थिति को निर्मित करता है। हाँ, इसमें यह बात अलग है कि कई बार राहु केतु का प्रभाव जिस गति से आगे ले जाता है तो वो पीछे भी लाने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन बताने की बात इतनी है कि राहु केतु ही आकस्मिक सफलता या आकस्मिक पतन करवाने का कार्य करते। अच्छा भला कार्य था, करोड़ों का टर्नओवर था, लेकिन एकाएक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह आ गई कि देखते देखते कुछ ही क्षणों में एक अच्छे टॉप लेवल का व्यक्ति निम्न स्तर पर आ गया। तो यह प्रभाव राहु केतु उत्पन्न करते हैं। अब ये तो आप समझ गए इनका प्रभाव क्यों समझना जरूरी है, लेकिन आपको देखना क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु किस भाव में है। देखिए दोनों आमने सामने होते हैं, तो आप इतना देखिए कि राहु और केतु है किस भाव में। ये जिस भी भाव में होंगे उसका प्रभाव सर्वाधिक देने का कार्य करेंगे और उस भाव में एक उतार चढ़ाव की स्थिति, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। क्योंकि राहु केतु जो है ये भ्रम वाले भी ग्रह है, क्योंकि इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है तो आपको ये बेस प्रदान नहीं कर पाते। ये दोनों ग्रह मिल करके ख्याली पुलाव एक मन में ले आते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ही आपको ये बताएंगी कि उसका प्रभाव अच्छा मिलेगा या खराब। तो पहली बात तो ये देखिए कि ये बैठे कहाँ है। जहां भी होंगे वहां कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तो आपको महसूस होंगी, लेकिन इसके अलावा एक और बात प्रमुखता वाली है कि कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर राहु को अच्छा माना गया है, तो उन भावों में राहु का अच्छा होना जरूर अच्छा प्रभाव देगा। कौन कौन से भाव है? देखिए लग्न में राहु को अच्छा कहा गया है, साथ ही साथ कुंडली के तीसरे भाव में भी राहु को अच्छा कहा गया है। कुंडली के जो छठा भाव है वहां पर राहु को अच्छा माना गया है। कुंडली के दशम भाव में राहु को अच्छा माना गया है। कुंडली के एकादश भाव में भी राहु को अच्छा माना गया है। अब ऐसा नहीं कि अन्य भाव में खराब कहा गया है, लेकिन अन्य जो भाव है उनमें भी कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, ये कुछ ऐसे भाव है जहां फिर भी राहु जितना प्रभाव उनका सोचा जाता है उससे अच्छा ही प्रभाव देते हैं, ज्यादा खराब प्रभाव इन भावों में नहीं देते। फिर बचे हुए जो भाव है, जैसे आपने यहां पर सुना कि मैंने 8वां भाव नहीं कहा, 7वां भाव नहीं कहा, या फिर कुंडली का 12वां भाव मैंने नहीं कहा, तो राहु के लिए इन भावों को उतना अच्छा नहीं माना गया।
या फिर जनरली एक सामान्य दृष्टिकोण में देखेंगे बिना किसी विचार के, तो अन्य जो बचे हुए भाव है उसमें राहु खराब प्रभाव ज्यादा देते देखे गए। ऐसा नहीं कि जहां पर मैंने शुरू में कहा वहां सिर्फ अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन एक जनरल बात करेंगे तो वहां पर अधिकतर प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान यहाँ ये भी रखना है कि देखिए, राहु के ठीक सामने केतु होगा तो जरूरी नहीं कि दोनों अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में हो। जैसे लग्न में केतु होंगे तो वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, कंफ्यूजन अधिक प्रदान करते हैं। हाँ, धार्मिकता के लिए, कुछ गहराई तक सीखने के लिए ये केतु का असर अच्छा है। केतु को जैसे दूसरे भाव में आकस्मिक लाभ वाला कहा जाता है, लेकिन यही केतु आपको परिवार से, कुटुंब से दूर कर देता है। तीसरे का केतु भी अच्छा कहा गया है, लेकिन ये कई बार एक बारी में काम पूर्ण नहीं करवाता, आपको एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ता है। चतुर्थ का केतु आपको जन्म स्थान पर नहीं रहने देता, आपको जन्म स्थान से दूर या फिर आपके मन में एक अशांति उत्पन्न करके रखता है। पंचम के केतु को फिर भी ठीक कहा गया है, लेकिन ये पंचम का केतु आपकी शिक्षा में रुकावटों के अलावा आपको संतान आदि में भी परेशानी या संतान को लेकर के चिंता दे सकता है। जो कुंडली के छठे भाव का केतु होता है, ये आपके रोग पकड़ में नहीं आते, आपको कर्ज आदि की जो समस्या है वो उत्पन्न करके देता है। साथ ही साथ ये केतु के चलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में जल्दी सफलता नहीं मिलती, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, विवाद का सामना करना पड़ता है कई बार। सप्तम के केतु की बात करेंगे तो ये केतु आपको मतलब ऐसा खराब नहीं, लेकिन ये केतु आपको मुख्यतः वैवाहिक जीवन में एक उदासीनता प्रदान करने का कार्य करता है, दोनों में एक जो तालमेल वाली स्थिति उसको कम करने का कार्य करता है। अष्टम का केतु आकस्मिक लाभ वाला माना गया है, रिसर्च के लिए, आकस्मिक लाभ के लिए अच्छा कहा गया है। नवम का केतु भी धार्मिक क्षेत्रों से जोड़ता है, दूरदृष्टि प्रदान करता है और सोच विचार कर कार्य करने की प्रेरणा देता है। दशम के केतु को जरूर कमजोर कहा गया, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी अस्थिरता दर्शाता है, आपको एक जैसा प्रभाव नहीं मिलता या कई बार 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 परिवर्तन कार्य क्षेत्र में होते हैं। एकादश के केतु को अच्छा कहा गया है, क्योंकि ये केतु आपको भाग्यशाली बनाता है, आपकी सोच को बड़ी करता है, विचारधारा आपकी बड़ी रखता है, महंगी वस्तुओं पर खर्च करना, लग्जरी में रहना आपके स्वभाव में ले आता है। 12वें भाव के केतु को भी अच्छा कहा गया है, विशेषकर दान धर्म और अच्छे कार्यों के लिए केतु शुभ प्रभाव देता है। तो केतु का तो मैंने चलो आपको स्मॉल में छोटा छोटा प्रभाव मैंने बता दिया हर भाव में, लेकिन अधिकतर भाव केतु के ऐसे निकलते जहां कोई ना कोई समस्या सामने आ जाती है। लेकिन ये तो एक जनरल प्रभाव हो गया कि यहां पर बैठेंगे तो खराब देंगे। अब आप इसमें एक और स्टेप आगे जाइए। पहली स्टेप में आपने ये तो देख लिया कि किस भाव में राहु केतु है, वहां उतार चढ़ाव, वहां परेशानी किसी न किसी रूप में, भले कारक हो, अच्छे होते हो, फिर भी किसी न किसी रूप में तो दे रहे हैं। इसके बाद आप दूसरी स्टेप में गए, आपने ये देखा कि ये किस ग्रह की राशि में है, कोई ना कोई नंबर पर राहु केतु बैठे होंगे। अब आप ये देखिए कि जिस ग्रह की राशि में राहु और केतु बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, जब आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि राहु केतु की उच्च और नीच राशि में ना उलझे। क्यों ना उलझे? क्योंकि राहु और केतु जो है ये दोनों की दोनों ग्रह छाया ग्रह है, जिसकी राशि में बैठते उसके समान प्रभाव देने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। यहां पर भी मैंने आपको एक बात समझाई थी पूर्व में कि राहु और केतु उसके समान, यानी ये ना समझे कि गुरु की राशि में बैठ करके गुरु के समान प्रभाव देंगे। यहां कहने और समझने में अंतर है। आपने हमेशा सभी से यही सुना कि राहु केतु जिसकी राशि में है उसके समान प्रभाव देते हैं, लेकिन उसके समान स्वरूप बना करके नहीं, उसके समान मजबूती के अनुसार प्रभाव देते हैं। यानी राहु अगर गुरु की राशि में है और आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है तो राहु कमजोर असर देंगे। बस यहां कहने की बात इतनी है, न कि राहु यहां शुभ हो जाएंगे। राहु को पापक ग्रह कहा गया तो गुरु की राशि में बैठ करके वो शुभ ग्रह तो बनेंगे नहीं, वो तो अपना पापक ग्रह का जो गुण है वही लेकर चलेंगे। बस अंतर इतना आएगा हमेशा कि जिसकी राशि में राहु बैठा है या केतु बैठा है, वो जितने बलवान होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना अच्छा प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। लेकिन ठीक इसका अगर उल्टा हो जाए कि राहु केतु जिसकी राशि में बैठे हैं अगर वो कमजोर हो जाए, नीच राशि में हो जाए, तो आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में राहु केतु का असर भी कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यानपूर्वक दिमाग में बिठाइए और इस बात को ध्यान रखिए कि राहु केतु जिसकी राशि में बैठे हैं वो जितना बलवान होगा उतना अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा, उतना कमजोर या उतना अच्छा, ये इस पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। ये आपका दूसरा पॉइंट है जिसे आपको मिलाना है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप इतना देखिए कि राहु के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, या तीसरे में ये ले सकते हैं कि राहु के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। राहु केतु के साथ जो ग्रह बैठेगा, राहु केतु उस ग्रह की पूर्ण ऊर्जा लेकर चलेंगे, यानी वो आपको जीवन काल में उस ग्रह का पूरा प्रभाव देने का कार्य करेंगे। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए
किसी कुंडली के अंदर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और किसी भी भाव में राहु और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। कौन से ग्रह? मेष लग्न में राहु और शुक्र साथ में बैठे हैं। अब मुझे बताइए, मेष लग्न में शुक्र कहां कहां का स्वामी होता है? तो आप कहेंगे कुंडली के दूसरे भाव का और कुंडली के सप्तम भाव का। अब सातवें और दूसरे भाव का स्वामी अगर राहु के साथ में है तो राहु अपनी दशा अंतर दशा में दूसरे और सातवें भाव का प्रभाव जल्दी दे सकता है। यानी सप्तम भाव यानी विवाह से जुड़ा प्रभाव, यानी अगर किसी का विवाह नहीं हुआ उसे किसी भी ग्रह की दशा में राहु की अंतरदशा आ जाती है या राहु की महादशा में राहु की ही अंतरदशा आ जाती है, तो आप ये देखेंगे कि सप्तमेश के साथ में बैठा हुआ राहु उस दशा के अंदर शीघ्र विवाह करवा देगा। यही आप अन्य ग्रह के रूप में ले लीजिए, किसी के लाभ भाव का स्वामी अगर राहु के साथ में हो जाए तो राहु अपनी दशा अंतरदशा में लाभ की प्राप्ति कराएगा। दशम के स्वामी के साथ है तो करियर में आगे बढ़ाएगा, करियर में ग्रोथ देगा, ये बातें देखने को मिलेंगी। यही बात केतु पर भी लागू करें, केतु उसके गुणों को ले लेगा और जब अपनी दशा अंतरदशा आएंगी तब आपको प्रभाव देगा। हाँ, इसमें यह जरूर होता है कि राहु केतु जिन ग्रहों के साथ में होते हैं उन ग्रहों की एनर्जी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि राहु केतु उनकी एनर्जी अपने अंदर ले लेते हैं। जब अपने अंदर एनर्जी ले ली तो अपने आप वो ग्रह की एनर्जी कम हो जाती है और वो कम होने के कारण ही आपको जीवन में ये देखने को मिलता है कि वो ग्रह से जुड़ा प्रभाव कम मिलता है, लेकिन राहु केतु का प्रभाव उस ग्रह से जुड़ा हुआ अधिक मिलता है। जो मैंने राहु शुक्र का उदाहरण दिया आपको, तो उसमें विवाह राहु करवा दे, वैवाहिक सुख को थोड़ा मतलब मिला जुला रखे, लेकिन शुक्र से जुड़ी जितनी बातें हैं, मतलब भोग विलास की बात कीजिए, सुखों की बात कीजिए, लग्जरी की बात कीजिए, वो राहु देने का कार्य करने लग जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आपने देखा राहु केतु कहां पर है, राहु केतु किसकी राशि में है, वो कितना बलवान है। तीसरा आपने देखा राहु केतु किसके साथ में है। चौथे में आप ये देखिए कि राहु केतु पर दृष्टि किसकी है। राहु केतु पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है राहु केतु उसके भी गुण लेकर चलते हैं और उस ग्रह का प्रभाव भी देते हैं। इसीलिए राहु केतु को समझना, राहु केतु के प्रभाव को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इतना सारा प्रभाव अपने अंदर लेकर चलते हैं कि कब कौन सा प्रभाव देंगे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सारा प्रभाव जब राहु केतु लेकर चलेंगे तो किसी ग्रह की पर्टिकुलर दशा अंतर दशा में जब सकारात्मक सपोर्टिंग भाव किसी भाव के एक्टिव होंगे तो आपको उस भाव का असर ज्यादा मिलेगा। उदाहरण के लिए समझिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु की दशा से कुंडली का पहले तो छठा भाव एक्टिव हुआ, अब राहु के ऊपर दशम भाव के स्वामी की भी दृष्टि थी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हुआ कि छठा भाव और दशम भाव दोनों एक्टिव हो जाने के कारण उस राहु की अंतरदशा के अंदर छठा और दसवां दोनों एक्टिव हो जाने के कारण व्यक्ति को अपनी उस दशा के अंदर नौकरी में अच्छा प्रभाव मिला या नौकरी मिली या सरकारी नौकरी मिली इत्यादि बातें आप उसमें जोड़ सकते हैं छठे और दसवें भाव को जोड़ करके। ठीक इसका उल्टा होता, किसी दशा के अंदर आपका आठवां और बारहवां भाव ये दोनों राहु केतु एक्टिव कर देते, तो आठवां बारहवां भाव क्या करता है, ये आपको उस समय परेशान करता है, मानसिक रूप से अशांत करता है और आपको एक प्रकार से डिप्रेशन जैसी स्थिति प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप इस समय पर मानसिक रूप से अशांत रहते, परेशान रहते, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 स्टेप मैंने आपको बताई इसको मिलाइए। सबसे प्रमुख तो यही है कि राहु केतु जिसकी राशि में है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि ये सूत्र जो आपने कई बार सुना है कि राहु केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उसके समान प्रभाव देते हैं, वो आधा है या उसको समझने का तरीका गलत है। बल्कि उसे इस तरह कहना चाहिए कि राहु केतु जिसकी राशि में बैठे हैं वो जितना बलवान या कमजोर होगा उसके बल के अनुसार राहु केतु अपना प्रभाव देंगे। ये इस राहु केतु के प्रभाव को समझने का वास्तविक सूत्र है। आप इसे मिलाइए। हाँ, राहु केतु अपनी दशा के अंदर बहुत सारा प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन ये कुंडली के कारक ग्रह पॉजिटिव स्थिति में बैठे ग्रह के प्रभाव में आएंगे, उन्हीं की राशियों में उन्हीं की स्थिति में आएंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि राहु केतु की दशा बहुत अच्छा प्रभाव देंगी। और एक आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो बहुत सी कुंडलियों पर लागू हो सकता है, विशेषकर जो मैंने राहु के लिए अच्छे भाव आपको बताए, या जनरल लेकर चलता हूं अभी मैं, चलो वो वाले जो पूर्ण भाव बताए उनको भी हटा दीजिए, एक जनरल इस सूत्र को समझिए। राहु कुंडली के अंदर तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। पापक ग्रह उपचय भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं, ये आपने सुना है। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में राहु हो या केतु हो, दोनों में से कोई भी ग्रह इस भाव में हो, ना तो कोई ग्रह इन्हें देखता हो, राहु केतु एक दूसरे को छोड़कर, क्योंकि आमने सामने होंगे तो एक दूसरे को तो देखेंगे, लेकिन एक दूसरे को छोड़कर ना तो अन्य कोई ग्रह इन्हें देखता हो, ना ही कोई ग्रह इनके साथ में बैठा हुआ हो, तो आपको राहु केतु की जो अंतरदशा होंगी
वो बहुत बढ़िया प्रभाव देंगी। राहु की दशा, अंतरदशा, ये सब आपके लिए सकारात्मक रहेंगी और आपके जीवन की चिंताओं को दूर करने वाली रहेंगी। एक प्रकार से ये राहु का राजयोग है जो इस रूप में आपको मिला है। क्या कहा मैंने सूत्र? ध्यान पूर्वक इसे मिला लीजिए, किसी भी कुंडली पर मिलाइए। राहु का राजयोग है ये सूत्र। तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में राहु या केतु में से कोई बैठा हो, लेकिन इस राहु या केतु पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो और ना ही कोई ग्रह इसके साथ में बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये राहु और केतु का राजयोग बन जाता है जो जीवन काल में उन्नति देने का कार्य करता है अपनी दशा, अंतरदशा या जिस समय वो एक्टिवेट होते हैं उस समय पर। तो ये सूत्र भी आखिर में मिलाइए और बाकी शुरू में जो 4 स्टेप बताई है उससे राहु केतु का प्रभाव भी देखिए, क्या प्रभाव आपको राहु केतु देने की स्थिति दर्शा रहे हैं। और कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। ये अवश्य बताएं कि आपके राहु केतु कहाँ है। मैं आगे आपको एक्सिस के आधार पर अलग अलग आमने सामने बैठ करके राहु केतु कैसा असर देते हैं उस पर आगे बताऊंगा। तो आप आज की वीडियो आपने देखी, आप बताइए क्या कुछ आपको समझ आया, क्या कुछ आपको पूछना है, बाकी आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।